हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि 20 दिसंबर 2024 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को, कुछ राष्ट्रीय समाचारों को, कुछ राज्य समाचारों को, कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों को, खेल समाचारों को, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार, शोक समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, रैंक और रिपोर्ट्स, शोक समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा असवीकरण है, छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब ये बात करते हैं पहले अंतरराष्ट्रीय समाचार के बारे में। मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री मिहाइल पॉप्सोई ने 15 से 17 दिसंबर 2024 को भारत का दौरा किया। मिहाइल पॉप्सोई मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने 15 से 17 दिसंबर 2024 तक पहली बार भारत की यात्रा की। भारत मोल्दोवा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रा की गई है। मोल्दोवा ने आईएसए फ्रेमवर्क और समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। भारत और मोल्दोवा ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी स्थापित करने के लिए एक इरादे की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और राजनयिकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाया जा सके। तो आइए अब हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला मिहाइल पॉप्सोई, ये जो है ये मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री भी हैं और विदेश मंत्री भी। तो हाल ही में 15 से 17 दिसंबर के बीच 2024 में ये पहली बार भारत की यात्रा पे। इस यात्रा के दौरान जो भारत और मोल्दोवा के द्विपक्षीय संबंध है उस पर गहरी बातचीत हुई और दोनों देशों ने एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रा की थी। वहीं पे इसमें जो एक आप कह सकते हैं हमें चीज देखने को मिलती है वो ये है कि मोल्दोवा ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर कर दी। अगर हम बात करें आईएसए की या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो भारत और फ्रांस की एक पहल थी और इसके तहत हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो सौर ऊर्जा है उसको वैश्विक स्तर पे इस्तेमाल किया जाने लगे ताकि हमारी जो निर्भरता है पारंपरिक स्रोतों पे ऊर्जा के वो कम हो सके, क्योंकि पारंपरिक स्रोत जो है वो सीमित भी हैं और साथ ही साथ उनका अत्यधिक जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो इसी वजह से हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक दूसरे विकल्प के तौर पे स्थापित किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर। और यदि हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो वो जो है गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा के राज्य में स्थित एक शहर है और दिल्ली के समीप पड़ता है। तो अब मोल्दोवा जो है वो भी इसका आधिकारिक रूप पे एक सदस्य बन गया है। वहीं पे भारत और मोल्दोवा ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी स्थापित करने के लिए भी एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया सके और राजनयिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाया जा सके। आप चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए, भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 2 के लिए KfW जर्मनी के साथ 3044 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 के लिए KfW जर्मनी के साथ 3044.54 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए। अतिरिक्त सचिव मनीषा सिन्हा और KfW में दक्षिण एशिया के निदेशक कैरोलीन
ग्रेसनर द्वारा समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और KFW जर्मनी के बीच एक अलग परियोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। फेज 2 में 75.06 किलोमीटर शामिल है, जिसमें 12,141.14 करोड़ रुपए की स्वीकृत वरिष्ठ ऋण है। फेज 2 की अनुमानित लागत निर्माण में देरी और भूमि की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के कारण बढ़कर 40,614.27 करोड़ रुपए हो गई। अब यदि हम बात करें इस चीज की, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं भारत सरकार और बेंगलुरु की बात हो रही है, तो बेंगलुरु जो है वो असल में भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी है, भारत का IT हब है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो राष्ट्रीय समाचार होना चाहिए, इसे हमने इंटरनेशनल समाचार में क्यों रखा? पहले तो आपको ये समझना। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि भले ही भारत सरकार और बेंगलुरु मेट्रो की बात हो रही है, लेकिन हमने इसमें जो साझेदारी की है वो KFW के साथ करी है, जो कि जर्मनी की कंपनी है। तो अपने आप ही अब ये जो खबर है ये अंतरराष्ट्रीय समाचार में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो हमारा संशय था कि ये खबर जो है ये अंतरराष्ट्रीय समाचार में क्यों आई, ये राष्ट्रीय समाचारों में क्यों नहीं गई, तो इसका जो संशय था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करें इस चीज की, तो देखिए बेंगलुरु जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत का एक IT हब है और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, लेकिन बेंगलुरु में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती लोगों की आवाजाही की वजह से जो ट्रैफिक जाम है और बाकी चीजें हैं उनकी काफी समस्या रहती है। और बेंगलुरु की जो मेट्रो है वो भी अब तक सिर्फ एक सिंगल लाइन मेट्रो। ठीक है, तो बेंगलुरु के जो बाकी इलाके हैं जहां पे आवाजाही के कारण बहुत सी दिक्कतें लोगों को देखनी पड़ती हैं आए दिन, उन सभी का समाधान करने के लिए फेज 2 मेट्रो का अनावरण किया गया है। और इस फेज 2 मेट्रो में भारतीय सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त सचिव हैं मनीषा सिन्हा, उन्होंने हस्ताक्षर किए समझौते पे। वहीं पे जो जर्मनी की कंपनी है KFW, उसमें दक्षिण एशिया के जो निदेशक हैं कैरोलिन ग्रेसनर, उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस फेज 2 में लगभग जो हमारा लक्ष्य है वो है 75.06 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन को बिछाना, जिसमें कि करीबन हम लोग 12,141.14 करोड़ रुपए खर्च करें। हालांकि हमें यह देखना है कि फेज 2 की जो अनुमानित लागत थी, यानी जो पहले हमने अनुमान लगाया था, उसमें कुछ हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अब जो कीमत है वो 40,614.27 करोड़ रुपए हो गई। इसका कारण क्या है कि देखिए, पहली बात, जो भूमि है जिसका अधिग्रहण करा जाएगा स्टेशन को बनाने में, रेल लाइन को बिछाने में, उसकी जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही साथ जो कई और तरीके का सामान हम निर्माण में लगाते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ठीक है, आपका मेटल हो गया, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती रहती। तो इसी की वजह से ये वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब आखिरकार सरकार ने इस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए हैं और जल्द ही इस पे कार्य जो है वो आरंभ हो जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार की। तो IEPFA और ACCA ने भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। 2024 के दिसंबर में निदेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने नई दिल्ली में चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। 4 साल की साझेदारी का उद्देश्य युवाओं को मौलिक वित्तीय अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करना और एक वित्तीय रूप से मजबूत समाज को बढ़ावा देना। अनीता शाह अकेला IEPFA की CEO और हेलेन ब्रॉन OBE ACC की CEO द्वारा समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग ACCA के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर केंद्रित होगा, जिसमें डिजिटल सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी और शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ACCA सदस्य स्कूल के शिक्षकों को आवश्यक पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से छात्रों तक पहुंचाने के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करें। तो अगर हम बात करें इस खबर की, तो देखिए, भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, ठीक है, और जब युवा आबादी सबसे अत्यधिक होती है तो भारत का जो भविष्य है वो भी काफी हद तक इन युवाओं के भविष्य में प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन
भारत का ये एक हालिया सच है कि असल में भारत की जो युवा आबादी है उसमें कई सारे आप कह सकते हैं युवा ऐसे हैं जिन्हें वित्तीय साक्षरता नहीं आती, यानी पैसे को कैसे संभाल के रखना है, कहाँ पे निवेश करना है, वहां से कितना कमाना है, इस सब के बारे में भारत की एक बहुत बड़ी युवा आबादी जो है उसे नहीं पता है। तो इसी चीज को संबोधित करते हुए IEPFA और ACCA ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें जो युवा हैं देश के उनको मौलिक वित्तीय अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करना जाएगा और साथ ही साथ एक ऐसे समाज को संरक्षित किया जाएगा जो कि शिक्षित हो और वित्तीय रूप से मजबूत हो। इसके लिए जो अनीता शाह अकेला है वो IEPFA की CEO है और हेलन ब्राउन जो है वो OBE और ACCA की CEO है। इन दोनों ने इस समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। इसके जो कार्यक्रम है उसमें डिजिटल सामग्री जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ जो दूर दराज के इलाके हैं या जो आउटरीच सेंटर्स हैं वहां पे भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। वहीं पे जो स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें पेशेवर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आवश्यक पाठ्यक्रम को वो प्रभावी ढंग से बच्चों को स्कूल में ही सिखा सके, ताकि जब वो उस उम्र में पहुंचे जहां उन्हें अब वित्तीय सहायता चाहिए या पैसा कमाना है तो वो उसे आसानी से कर सके। वहीं पे आगे बढ़ते हुए तो अमेजॉन और DPIIT ने भारत के वैश्विक विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। दिसंबर 2024 में अमेजॉन के संभव वेंचर फंड ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देना है। संभव वेंचर फंड भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और डिजिटाइज करने वाले स्टार्टअप्स में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। यह पहल अमेजॉन के ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम के माध्यम से भारत के MSME निर्माताओं को D2C स्टार्टअप्स का समर्थन करती है। इस पहल से हजारों नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है जो सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान। तो अगर हम बात करें इसकी तो देखिए अमेजॉन जो है वो एक अमेरिकी कंपनी है और DPIIT जो है वो भारत का एक आप कह सकते हैं आंतरिक और व्यापार संबंधन विभाग है, सॉरी उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधक विभाग। ठीक है, तो इन दोनों ने अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर की जिसके तहत जो संभव वेंचर फंड है अमेजॉन का वो 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा भारत के स्टार्टअप्स में, जिसमें कि आपकी MSME भी शामिल है और आपके कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो D2C मॉडल पे कार्य करते हैं। अब D2C मॉडल होता क्या है कि D2C मॉडल में आप ये मान लीजिए कि सामान जो है वो सीधा कस्टमर तक पहुंचा जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। इस स्टार्टअप्स का समर्थन करती है। अब ऐसे में जो अमेजॉन है उनकी जो एक आप कह सकते हैं परियोजना चलती है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम, उसके माध्यम से वो सहायता करेगा भारतीय स्टार्टअप्स की और वहीं पे भारतीय सरकार जो है वो उन्हें कई सारी आधिकारिक और साथ के साथ कई सारी राजनीतिक सहूलियतें प्रदान करेंगी ताकि वो अपने कार्य को अंजाम दे सके। ठीक है, और जब कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, उनका व्यापार फैलेगा तो जाहिर सी बात है कई सारी नौकरियां भी सृजित होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 से 15 दिसंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 से 15 दिसंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने रायपुर के वामपंथी उग्रवाद LWUE पर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 25 वर्षों को समर्पित सेवा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया। मुख्य गणमान्य व्यक्तियों जिनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल थे, इस कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लिया, स्थानीय खिलाड़ियों और एकता और खेल भावना की प्रशंसा की। तो यदि हम बात करें इस खबर की तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है
तो वो भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, क्योंकि कई सारे खनिज उत्पाद जो है हमें वहां से मिलते हैं, कई सारी ऐसी प्राकृतिक संसाधन है जो हमें वहां से मिलते हैं। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो कई सालों से नक्सलवाद और हिंसा से प्रभावित है। ऐसे में सरकार की कई सालों से नीतियां रही हैं कि हम वहां पे लोगों को अपने साथ लेके आए ताकि वो हिंसा के मार्ग पे ना चले, और साथ ही साथ जो हिंसा वहां पे हो रही है उसको समाप्त कर सके। लेकिन हमारे कई सारे प्रयासों के बाद भी हमें इतनी सफलता नहीं मिल पाई, और आज भी आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऐसा राज्य है जो कि हिंसा से प्रभावित है। और इस हिंसा की वजह से एक बड़ा तबका जो है छत्तीसगढ़ राज्य का वो वंचित है उन मौलिक सुविधाओं से जो भारत के आम नागरिकों को मिलती है, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर आजीविका के साधन, कई सारी चीजें शामिल है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राज्य के दौरे पे थे। वहां पे उन्होंने बैठक की समीक्षा की, सुरक्षा बैठक की, और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया कि सरकार जो है वो आप कह सकते हैं निर्धारित कर रही है कि हमें किस प्रकार से और किस तरीके से इस हिंसा प्रभावित क्षेत्र को नियमित करना है ताकि जो हिंसा है उसका समापन हो सके और लोग जो है वो मुख्य धारा में जुड़ सके। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे महत्वपूर्ण समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। वहीं पे बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिलों में से एक है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला भी है नक्सलवाद से, वहां पे एक छोटा सा ओलंपिक कार्यक्रम भी करवाया गया ताकि जो वहां के स्थानीय खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले सके। तो इसका अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका समापन समारोह भी अटेंड किया, उसमें भी भाग लिया। अब आगे बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त समाचारों के बारे में। तो AUSFB ने बैंक इंश्योरेंस समाधान के लिए BALIC के साथ साझेदारी की। नवंबर 2024 में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड AUSFB ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड BALIC के साथ अपनी बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी AUSFB के ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों और वित्तीय सुरक्षा समाधान की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह सहयोग विकसित भारत और सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के साथ बीमा पैड को बढ़ाकर मेल खाता है। AUSFB के ग्राहकों को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त होगी। AUSFB भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अपने आवेदन के बाद अपने बैंक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को मजबूत कर। तो देखिए, पहले यहां समझिए कि बैंक इंश्योरेंस होता क्या। देखिए, दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक होता है बैंक जो कि जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है और कई तरह की और बैंकिंग सहायता प्रदान करता है। एक होती है बीमा कंपनी, जिसे आप इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जो बैंक है वही इंश्योरेंस कंपनियों का उत्पाद अपने ग्राहकों को बेचना शुरू कर देते हैं। इसे हम कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। यानी ये एक साझेदारी होती है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें कि जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को उस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचता है, उत्पाद बेचता है। ठीक है, तो अभी जो AUSFB है जो कि एक बैंक है और BALIC है जो कि एक बीमा कंपनी है, इन दोनों ने एक साझेदारी करी है जिसमें कि इन्होंने बैंक इंश्योरेंस लिया है। ऐसे में क्या होगा कि जो AFSFB के ग्राहक हैं उन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी विकास होगा और साथ ही साथ BALIC का भी विकास होगा और जो कई सारे ग्राहक हैं उनका भी कल्याण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, RBI ने अनुपालन ना करने के कारण जेवरॉन फाइनेंस का पंजीकरण रद्द किया। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जेवरॉन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इसकी अनियमित ऋण देने की प्रथाओं और डिजिटल ऋण पर RBI दिशा निर्देशों के गंभीर उल्लंघनों के कारण कार्रवाई की गई। जेवरॉन फाइनेंस ने RBI के आउटसोर्सिंग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रमुख संचालन को तृतीय पक्ष ऋण सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स किया। कंपनी ने अपने LSC पर उचित परिश्रम की अपेक्षा की और उनके संचालन की नियमित रूप से निगरानी करने में विफल रही। जेवरॉन फाइनेंस ने क्षेत्रीय भाषाओं में ऋण समझौते और स्वीकृत परत प्रदान नहीं किए, जिससे पारदर्शिता मानदंडों का उल्लंघन। तो यदि हम बात करें इस चीज की, तो जेवरॉन फाइनेंस जो थी वो असल में एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कि कई सारे ऋण प्रदान करती, लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है, क्योंकि वो इस सब को विनियमित करता है, तो उनके कई सारे दिशा निर्देश हैं जिसका आपको पालन करना। जेवरॉन फाइनेंस का ये जो केस है, ये जो किस्सा है, इसमें ये बात सामने आई कि उन्होंने आउटसोर्सिंग आचार संहिता का भी उल्लंघन किया, तृतीय पक्ष ऋण सेवा प्रदाताओं का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन प्रदाताओं ने जो ऋण प्रदान किया लोगों को, उसकी निगरानी में जेवरॉन फाइनेंस विफल रही, जिसकी वजह से जो ऋण प्रदान करने की प्रथा थी और उसके बाद उसको संभालने का जो पूरा आप कह सकते हैं एक प्रोसीजर था, उसका उल्लंघन यहां हमें देखने को मिलता है, वो भी गंभीर रूप से, जिसकी वजह से जो जेवरॉन फाइनेंस लिमिटेड है, उसका जो पंजीकरण प्रमाण पत्र था उसे आरबीआई ने अब आखिरकार रद्द ही कर दिया। और जेवरॉन फाइनेंस लिमिटेड पे यह भी आरोप है कि जब उन्होंने किसी को ऋण दिया, तो जो ऋण के समझौते हैं और स्वीकृति पत्र हैं, वो क्षेत्रीय भाषाओं में जारी नहीं किए, जिसकी वजह से जिसने भी ऋण लिया उसको इस बात का पता ही नहीं है कि उसको किन समझौतों पे और किन शर्तों पे ऋण दिया गया, जिससे कि पारदर्शिता मानदंडों का भी उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड साझेदारी को समाप्त किया। नवंबर 2024 में आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी 8 साल की साझेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया। 2016 में स्थापित साझेदारी को 2021 में नवीनीकृत किया गया और सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया। आरबीएल बैंक ने बजाज फाइनेंस से कलेक्शन सेवाओं को इन हाउस ट्रांजिशन करने के कारण अपने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में उच्च स्लिपेज का अनुभव किया। सह ब्रांडेड कार्ड जारी किए जाएंगे जिनकी सेवा आरबीएल बैंक द्वारा की जाएगी और ग्राहक वही लाभ उठाते रहेंगे। नवीनीकरण पे कार्ड आरबीएल बैंक ब्रांडेड कार्ड के रूप में फिर से जारी किए जाएंगे। तो देखिए, असल में हुआ क्या कि आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस इन दोनों ने सह ब्रांडेड एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था 2016। 2021 में उसको नवीनीकृत कर दिया गया, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो कलेक्शन सेवाएं थी बजाज फाइनेंस की और जो क्रेडिट सेगमेंट था आरबीएल बैंक का, उसमें तालमेल ना होने की वजह से अब जाके आरबीएल और बजाज फाइनेंस दोनों ने अपनी साझेदारी को समाप्त कर लिया। अब जो नवीनीकरण होगा इन कार्ड्स का, उस पे आरबीएल बैंक ब्रांडेड होगा और ग्राहक जो है उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो पहले मिल रही थी, लेकिन आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस अब साझेदारी में नहीं है। एलटीएफ ने ग्राहकों और व्यापारियों के लिए क्रेडिट समाधान को बढ़ावा देने के लिए अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ साझेदारी की। नवंबर 2024 में एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने अमेजॉन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर नवाचारी क्रेडिट समाधान तैयार किया। अमेजॉन के पात्र ग्राहकों और व्यापारियों के लिए ऋण उत्पादों की पेशकश करके साझेदारी का उद्देश्य वह नीति में सुधार करना है। सहयोग का अनावरण रेस 2024 में पेश किया गया, जो बीएफएसआई क्षेत्र में एआई केंद्रित कार्यक्रम था और एलटीएफ द्वारा इसको आयोजित किया गया था। साझेदारी एल&डी फाइनेंस की उत्पाद विविधीकरण रणनीति को बढ़ाएगी और उपभोक्ताओं के लिए ऋण उपलब्ध में वृद्धि करेगी। एल&टी फाइनेंस व्यक्तिगत ऋण, एसएमई ऋण, दोपहिया ऋण और आवास वित्त सहित कई उत्पाद प्रदान करता है। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो अमेजॉन जो है वो मूल रूप से एक अमेरिकी कंपनी है जो भारत में आई थी ऑनलाइन या फिर आप कहते हैं उसे ई कॉमर्स व्यापार के लिए, लेकिन साथ ही साथ कई वर्षों के दौरान इन्होंने भारत में अपनी और कई सारी सेवाएं भी शुरू कर दी, जिसमें से कि अमेजॉन फाइनेंस इंडिया भी एक सेवा है। तो अभी एलटीएफ ने और अमेजॉन फाइनेंस इंडिया ने एक साझेदारी करी है, जिसके तहत जो अमेजॉन के पात्र ग्राहक हैं और व्यापारी हैं, उनको कई सारे ऐसे ऋण उत्पाद मिलेंगे जो कि एलटीएफ पेश करता है, जिसमें कि व्यक्तिगत ऋण भी शामिल है, एसएमई ऋण भी शामिल है, दोपहिया ऋण, आवास वित्त सहित कई तरह के ऋण उत्पाद शामिल है, ठीक है। इसकी वजह से जो विविधीकरण है रणनीति का वो बढ़ेगा और साथ के साथ जो अमेजॉन का एक व्यापक ग्राहक समूह है वो अब एलटीएफ के ऋण का लाभ उठा पाएगा और जिससे कि एलटीएफ का जो ग्राहक समूह है वो भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में। तो चीन ने पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 4 पाईसैट 2 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया।
2024 में 17 दिसंबर को चीन ने सफलतापूर्वक पाईसैट 2 नामक 4 पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह को लॉन्च मार्क 2D रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। प्रशिक्षण सांशुकी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ, जो 2024 में चीन का 65वां अंतरिक्ष प्रशिक्षण है। पाईसैट 2 उपग्रह को गैलेक्सी स्पेस द्वारा विकसित किया गया था और सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक से सूचित किया गया था। उपग्रह भूमि संसाधनों की निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। लॉन्च मार्क 2D रॉकेट ने एक ही मिशन में कई उपग्रह को तैनात करने में उच्च दक्षता का प्रदर्शन किया। अब हम बात करें खेल समाचारों की, तो मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर दूसरा खिताब जीता। मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का 17वां संस्करण जीत लिया है। अंतिम मुकाबला बेंगलुरु कर्नाटक के मंगलम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह मुंबई का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दूसरा खिताब था। पहला खिताब 2022 में जीता गया था। मुंबई की टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की, जबकि एमपी की टीम की कप्तानी रजत पाटीदार ने की। विजेता टीम मुंबई को 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि उपविजेता टीम मध्य प्रदेश को 2.5 करोड़ रुपए मिले। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 18 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में समाजों में प्रवासियों के योगदान को उजागर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर करना। यह दिन प्रवासियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर जोर देता है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2000 को मनाया गया था। 1990 में इसकी तारीख को यूएनजीए ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी अपनाया। संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस 2024 18 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाता है, जो कि 1973 में अरबी को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने का जश्न मनाते हुए। 2024 का जो विषय है वो है अरबी भाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना। संवर्धन भविष्यवाद और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के सम्मान उपयोग को बढ़ावा देता है। पहला अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर 2012 को बनाया गया था। 2024 का उत्सव संयुक्त राष्ट्र में अरबी की आधिकारिक मान्यता की 91वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आधिकारिक दिवस 2024 18 दिसंबर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जिसे अल्पसंख्यक दिवस भी कहा जाता है, भारत में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक रूप से सुनिश्चित अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2024 के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का विषय विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना है। भारत में पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 2024 को मनाया गया था। यह दिन 1992 में राष्ट्रीय जाति और धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा और अपनाने वाले यूएनजीओ को समर्पण करता है। अब हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की खबरों के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रायन रॉड को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। दिसंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रायन रॉड को 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर में के रूप में चुना। इस शब्द का तात्पर्य तुच्छ सामग्री के अत्यधिक उपयोग के कारण किसी व्यक्ति की मानसिकता या बौद्धिक स्थिति के बिगड़ने से। अत्यधिक तुच्छ ऑनलाइन सामग्री के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में चिंताओं को उजागर करता है। ब्रायन रॉड का पहली बार 1854 में हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक वॉल्डेन में उल्लेख किया गया था।
साल 2023 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रिच था, जिसे शैली, आकर्षण या आकर्षकता के रूप में परिभाषित किया गया। अब हम बात करते हैं रैंक एंड रिपोर्ट्स खबरों के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और CSTEP बेंगलुरु के साथ मिलकर भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट जारी की। 2024 के 13 दिसंबर को IIT गुवाहाटी ने IIT मंडी और CSTEP बेंगलुरु के साथ मिलकर भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम मूल्यांकन यानी कि IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिम का मानचित्रण शीर्षक के रूप से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट भारत के 698 जिलों में बाढ़ सूखे के खतरों का व्यापक और गहन विश्लेषण प्रदान करती है, यानी 698। इसमें जिला स्तरीय बाढ़ और सूखा खतरे, जोखिम और संवेदनशीलता मानचित्र शामिल है, जो भारत के लिए व्यापक जोखिम मानचित्र बनाते हैं। रिपोर्ट ने 51 जिलों को बहुत उच्च बाढ़ जोखिम श्रेणी और 118 जिलों को उच्च बाढ़ जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया। अतिरिक्त रूप से 91 जिलों को उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जिनमें 85% असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग विश्व के सबसे अमीर परिवार 2024, वॉल्टन 432.4 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर, अंबानी 8वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग ने सबसे अमीर परिवार 2024 इंडेक्स के अनुसार वॉलमार्ट के वॉल्टन परिवार ने 432.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी परिवार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अल नयान परिवार UAE ने 323.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद अल थानी परिवार कतर ने 172.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय परिवारों में अंबानी परिवार USD 99.6 बिलियन और शापोरजी पल्लोंजनी के मिस्त्री USD 41.4 बिलियन क्रमशः 8वें और 23वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के अरबपतियों ने सामूहिक रूप से 406.5 अमेरिकी डॉलर की संपत्ति अर्जित की। वॉलमार्ट परिवार की कुल संपत्ति एलन मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति और मध्य पूर्व के शाह परिवार की संयुक्त संपत्ति से अधिक हो गई। वहीं पे आगे बढ़ते हैं। 2024 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं, उर्सुला वॉन डेर लियन शीर्ष पर। फोर्ब्स ने दिसंबर 2024 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 21वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सूची में शामिल 3 भारतीय महिलाओं में शीर्ष पर रहीं, 28वें स्थान पर। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन इंडिया के संस्थापक और कार्यकारी चेयरपर्सन क्रमशः 81 और 82वें स्थान पर रहे। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष लगातार तीसरे वर्ष सूची में शीर्ष पर रही। रैंकिंग में महिलाओं को 6 मुख्य श्रेणियों में दर्शाया गया: व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, वित्त, मीडिया और मनोरंजन, राजनीति और नीति और परोपकार। अब हम बात करें शोक के समाचारों के बारे में, शोक समाचारों के बारे में। तो प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन का निधन हो गया। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन अलारका कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया USA में निधन हो गया। सॉरी 73, ये 73 है। जाकिर हुसैन एक प्रतिष्ठित तबला वादक, संगीतकार, तबला वादक और संगीत निर्माता थे। उन्हें भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनका पश्चिमी संगीतकारों जैसे ग्रेटफुल डेड, मिकी हार्ट के साथ सहयोग फ्यूजन संगीत में मील के पत्थर बन गए। 2024 फरवरी में वह 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। वहीं पे हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज के बारे में। रूपम रॉय SIBSOF के महासचिव के रूप में चुने गए। रूपम रॉय को ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन की
6वीं कार्यकारी बैठक समिति के दौरान नया महासचिव चुना गया। उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को दीपक कुमार शर्मा के आधिकारिक रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले रूपम रॉय ने AISBOF के अध्यक्ष के रूप में सेवा की और अपनी उत्कृष्टता वार्ता कौशल के लिए जाने जाते हैं। अरुण कुमार बिश्नोई भारतीय स्टेट बैंक आधिकारिक संघ भुवनेश्वर सर्कल के महासचिव को AISBOF के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। AISBOF की स्थापना 30 अगस्त 1965 को हुई थी और इसमें 15 सहयोगी शामिल हैं, जिनकी कुल सदस्यता 80,000 से अधिक अधिकारियों की है। तो इसी के साथ हमने देखा है कि 20 दिसंबर 2024 को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी या उससे थोड़ी से पहले हुई थी। अब सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी है समझी उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आप सभी का धन्यवाद।